हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो रिलेटेड है एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 से। इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 1 यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर किया गया है, सारे टॉपिक्स को डीपली और इजी वे में समझाया गया है। पूरी वीडियो आपको पूरी चैप्टर को कवर करने में हेल्प करेगी। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि व्हाट इज मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इवेपोरेशन। इन सभी टॉपिक के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ताकि कोई भी टॉपिक हमसे छूट ना पाए। हमारे लिए पहला टॉपिक है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वह चीज जो मटेरियल से बना होता है मैटर कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैटर के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इनमें से चेयर, वाटर, एयर, स्टोन, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, ये सभी मैटर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सभी चीज किसी मटेरियल से बना होता है। All the things mentioned above occupy space and have mass। जो मैटर होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसमें मास होती है। यानी मैटर वह चीज है जिसमें वॉल्यूम और मास होता है। तो इस प्रकार हम मैटर का डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैटर ये बताता है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हर वह चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, यानी जिसमें वॉल्यूम होता है और जिसमें मास होता है, वह मैटर होता है। इस प्रकार मैटर का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। अगला टॉपिक होगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है? मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर हो वह पार्टिकल्स के बने होते हैं और ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। The particles of matter are very small in size beyond our imagination। हमारी कल्पना से परे ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये पार्टिकल्स से बने होते हैं और ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यह हमारा अगला टॉपिक होगा। इसमें हम मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन सभी पार्टिकल्स के बीच स्पेस होती है। यह पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये रेस्ट में नहीं होते, ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेट में होते हैं। इसी प्रकार अगला पॉइंट होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। We can see that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid and gas। हम अपने चारों ओर अनेक तरह के मैटर्स देखते हैं। इसमें से कुछ मैटर ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में और कुछ गैसियस स्टेट में होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैटर जो होते हैं ये 3 स्टेट में होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। द सॉलिड स्टेट, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सॉलिड्स के, तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट है स्टोन, ब्रिक, पेन एक्सेट्रा। द सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जितने भी सॉलिड्स होते हैं इसकी शेप डेफिनिट होती है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं
ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत कम होता है। द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ स्ट्रांग फोर्सेस। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को हायर फोर्स से यानी स्ट्रॉन्गर फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। द लिक्विड स्टेट, अगर हम लिक्विड के एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल हैं वाटर, ऑयल, मिल्क एटसेट्रा। द लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। किसी भी लिक्विड की जो शेप होती है ये फिक्स्ड नहीं होती है, लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। लिक्विड्स टेक ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर केप्ट। किसी भी लिक्विड की शेप इस बात पर निर्भर करती है कि उस लिक्विड को किस प्रकार के कंटेनर में रखा गया है। लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला जाता है वह लिक्विड उसी कंटेनर के शेप को ऑक्युपाई करता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो लिक्विड की जो शेप होती है ये फिक्स्ड नहीं होती है, परंतु इसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होती है। अगर लिक्विड 1 लीटर है तो उसको किसी भी कंटेनर में डाला जाए उसकी वॉल्यूम 1 लीटर ही होगी, परंतु इसकी शेप अलग अलग कंटेनर में अलग अलग हो सकती है। The particles of liquid have more space between each other as compared to solid. किसी सॉलिड में पार्टिकल्स के मध्य जो स्पेस होती है उससे ज्यादा होती है लिक्विड के केस में। लिक्विड के पार्टिकल के बीच स्पेस कुछ अधिक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। मैटर का अगला स्टेट है द गैसियस स्टेट। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एयर, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस एटसेट्रा गैसियस स्टेट का एग्जांपल है। द गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। किसी भी गैस की एक फिक्स्ड शेप नहीं होती और एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती है। In the gaseous state, the particles move about at random at high speed. जब कोई मैटर किसी गैसियस स्टेट में होती है तो इसके पार्टिकल्स एट रैंडम और हाई स्पीड से मूव करती है। The particles have much more space between each other as compared to solid and liquid. अगर हम सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि किसी गैस के पार्टिकल्स के मध्य जो स्पेस होती है वह अधिक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अगर किसी गैस को प्रेशर दिया जाए, प्रेशर एक्सर्ट किया जाए तो इस गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड को आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking is compressed gas. हम अपने घरों में जो LPG सिलेंडर यूज करते हैं इसमें क्या होता है, इसमें गैस होता है, लेकिन ये गैस हाईली प्रेशर में होता है, यानी इस गैस को प्रेशर देकर हाई प्रेशर से इसको कंप्रेस्ड किया गया है, यानी LPG सिलेंडर कंप्रेस्ड गैस का ही एग्जांपल है। Similarly, oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. इसी प्रकार जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है इसमें भी ऑक्सीजन गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस्ड किया जाता है। Nowadays, compressed natural gas, that is CNG, is used as fuel in vehicles. आजकल पॉल्यूशन की समस्या से बचने के लिए हमारे व्हीकल में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो गैस होता है उसको हाई प्रेशर से कंप्रेस्ड किया जाता है और ये कंप्रेस्ड गैस होता है। Due to high compressibility of CNG, large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. गैस की कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, यानी गैस को बहुत हद तक दबाया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण सीएनजी के लार्ज वॉल्यूम को कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में इसे कंप्रेस करके रखा जा सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं
ये रैंडम मूवमेंट में होते हैं और ये हाई स्पीड में मूव करते हैं, और इसी रैंडम और हाई स्पीड मूवमेंट के कारण ये पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं, टकराते हैं, और ये पार्टिकल्स कंटेनर के वॉल्स को भी हिट करते हैं। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. कोई भी गैस को जब किसी कंटेनर में रखा जाता है तो यह गैस कंटेनर के वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसका कारण यह है कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं ये कंटेनर के वॉल को लगातार हिट करते हैं, और इसी कंटिन्यूअसली हिट के कारण ये पर यूनिट एरिया पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जो कि हमें प्रेशर फील कराते हैं। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकंड। हॉट कुक्ड फूड का स्मेल हम तक कुछ ही सेकंड में पहुंच जाते हैं। ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी के कारण होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा डिफ्यूजन होता क्या है। अगर हम किसी रूम में एक परफ्यूम के बोतल को खोलें तो कुछ ही सेकंड में हम किसी दूसरे कॉर्नर पर इस परफ्यूम के स्मेल को अनुभव कर सकते हैं, और ये डिफ्यूजन के कारण ही होता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस के पार्टिकल्स किसी दूसरे मीडियम में आसानी से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। Due to high speed of particles, the large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. गैसों में डिफ्यूजन का रेट सबसे अधिक होता है और लिक्विड में उससे कम होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है। इस फिगर में सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स को दिखाया गया है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी बहुत ही कम दूरी पर होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंपैरेटिवली हायर डिस्टेंस पर होते हैं, जबकि गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी मैटर 3 स्टेट में प्रेजेंट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर अगर सॉलिड स्टेट में होता है तो इससे हम आइस कहते हैं। वाटर अगर लिक्विड स्टेट में होता है तो इससे हम नॉर्मल वाटर ही कहेंगे, और अगर ये गैसियस स्टेट में होता है तो हम इससे वाटर वेपर कहेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने में टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। किसी भी सॉलिड की अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो इस स्थिति में पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. जब किसी सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो इसके पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल्स ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करने लगेगी। The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. जब किसी सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो हीट दिया जाता है ये हीट पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको कम करने में या फिर इसको तोड़ने में मदद करता है। The particles leave their fixed positions and start moving freely. जब किसी सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो इसके पार्टिकल्स ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो कि फिक्स्ड पोजीशन पर लोकेटेड होते हैं और उसी फिक्स्ड पोजीशंस के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। A stage is reached when the solid melts and is converted into liquid. इस प्रकार क्या होता है कि जब किसी सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो एक ऐसा स्टेज आता है जब ये सॉलिड मल्ट होना शुरू करता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है।
The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. किसी भी सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी हर एक सॉलिड का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर को कहा जाता है, यानी एक ऐसे मिनिमम टेम्परेचर को कहा जाता है कि अगर वह सॉलिड उस मिनिमम टेम्परेचर को अचीव कर ले तो ऐसी स्थिति में सॉलिड मर्ज होना शुरू करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और इसे मिनिमम टेम्परेचर को सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह इस बात का इंडिकेशन होता है कि उनके पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रेंथ है। यानी अगर किसी सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगी, और अगर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। The melting point of ice is 0 degrees Celsius, which is equivalent to 273.15 केल्विन। अगर हम आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और यह 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है। The process of melting is also known as fusion. कोई भी सॉलिड जब मर्ज होता है तो इस प्रोसेस को फ्यूजन भी कहा जाता है। अब हमारे पास लैटेंट हीट का कंसेप्ट आता है। लैटेंट हीट क्या है, इससे हमें समझना होगा। We have observed that when heat is provided to a body, its temperature increases. ऐसा देखा जाता है कि जब किसी सॉलिड को या फिर किसी बॉडी को हीट दिया जाता है तो इसकी टेम्परेचर बढ़ती है। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। अगर कोई आइस मेल्टिंग स्टेट में होता है, यानी ये मल्ट होने लगता है, यानी ये पिघलने लगता है, तो ऐसी मेल्टिंग स्टेज में अगर इस आइस के पीस को हीट दिया जाएगा तो इस स्थिति में पूरे सिस्टम के टेम्परेचर में किसी भी प्रकार की कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, और ये इंक्रीमेंट तब तक नहीं होगी जब तक पूरा का पूरा आइस मल्ट होकर वाटर ना बन जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सॉलिड को हीट दिया जाएगा तो इसकी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगी, लेकिन अगर ये सॉलिड मल्टिंग स्टेज में हो तो ऐसी स्थिति में हम जितने भी हीट दें, ये अचीव करने के बाद इसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, और ये इंक्रीमेंट तब तक नहीं होगी जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट न हो जाए। This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. जब कोई सॉलिड मल्टिंग स्टेज में होता है तो इस स्थिति में हम जितने भी हीट देते हैं, इस हीट का एक काम में यूज होता है, और वह काम है चेंजिंग द स्टेट। यानी जो हम हीट देते हैं, यह हीट क्या करता है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम में लगता है, और यह हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है, और यह सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इस स्थिति में जो हीट एनर्जी दिया जाता है, ये हीट एनर्जी टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट शो नहीं करता है, और ऐसा माना जाता है कि ये हीट उस कंटेंट में छिपा लिए जाते हैं, और इसीलिए इस हीट को लैटेंट हीट कहा जाता है, क्योंकि लैटेंट का मतलब ही होता है गुप्त यानी छिपा हुआ। यानी यह हीट जो है यह लैटेंट हीट कहलाता है, यानी गुप्त उष्मा।
The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. सबसे पहले हमें जानना होगा कि latent heat of fusion क्या होता है। अगर हम किसी सॉलिड के 1 किलोग्राम को लें और ये 1 किलोग्राम सॉलिड को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितने हीट एनर्जी ऑब्जर्व किए जाते हैं, इसी हीट एनर्जी को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। So particles in water at 0 degrees Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर भी हो और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइस भी हो तो वाटर के पार्टिकल्स का एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी होगा। सिमिलर फेनोमेनन कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन लिक्विड चेंजेस टू गैसेस। जब हम किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो इसकी टेम्परेचर बढ़ती जाती है और जब इसकी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचती है तो ये बॉयल होना शुरू होती है और ये गैस में कन्वर्ट होने लगती हैं। जब तक सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाती है तब तक हम चाहे जितना भी हीट दें इसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होती है, यानी इस स्टेज में भी लेटेंट हीट होता है और इस लेटेंट हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी 1 किलोग्राम लिक्विड को टोटली हम गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट देते हैं ये हीट लेटेंट होता है, यानी छिपा हुआ होता है, क्योंकि ये हीट उस सिस्टम के टेम्परेचर को राइज नहीं करता है, इसीलिए इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन और डिपोजिशन क्या है? A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. जब हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है और जब लिक्विड को हम हीट देते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो सही क्रम है, जो सही सीक्वेंस है वो ये है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है जब इससे हम हीट देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैटर भी हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिसके सॉलिड स्टेट को अगर हम हीट देंगे तो ये लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के फेनोमेनन को सब्लिमेशन कहा जाता है। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नेफ्थलीन, कैम्फर, ड्राई आइस ये सभी सब्लिमेशन फेनोमेनन को शो करता है। जब हम नेफ्थलीन या फिर कैम्फर के सॉलिड पार्ट को हीट देते हैं तो ये लिक्विड में न कन्वर्ट होकर डायरेक्टली गैस बन जाते हैं, यानी ये सब्लिमेशन शो करते हैं। अब समझते हैं कि डिपोजिशन क्या है। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है और जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जिसके गैसियस स्टेट को अगर ठंडा किया जाए तो ये लिक्विड में न कन्वर्ट होकर डायरेक्टली सॉलिड में ही कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार के फेनोमेनन को डिपोजिशन कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सब्लिमेशन और डिपोजिशन प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो नेफ्थलीन, कैम्फर, ड्राई आइस ये डिपोजिशन फेनोमेनन शो करता है, यानी ये सभी जो सब्सटेंस हैं ये सब्लिमेशन और डिपोजिशन दोनों प्रकार के प्रोसेस को शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। किसी भी पैरामीटर को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी बहुत सारे यूनिट हैं। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स लाइक डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन एक्सेट्रा।
किसी भी बॉडी का या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को हम डिफरेंट यूनिट में मेजर कर सकते हैं। हम इसे डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं या फिर केल्विन में मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर के कई सारे यूनिट हैं, बट केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल एंड वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर का वैल्यू सेल्सियस स्केल में दिया हुआ हो तो इसका वैल्यू केल्विन स्केल में क्या होगा, और अगर केल्विन स्केल में दिया हुआ हो तो इसका वैल्यू सेल्सियस स्केल में क्या होगा। इससे जानने के लिए हमें जानना होगा 0 डिग्री सेल्सियस इक्विवेलेंट होता है 273.15 केल्विन का। इसको हम सुविधा के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। इस पे हम डेसिमल प्लेसेस को छोड़ देंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। ये सुविधा के दृष्टिकोण से लिया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 273 केल्विन के बराबर होता है। To change a temperature on Celsius scale to Kelvin scale, we have to add 273 to the given temperature. अगर टेम्परेचर का वैल्यू सेल्सियस में दिया हुआ रहे और इससे हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना हो तो हमें गिवन वैल्यू के साथ 273 ऐड करना होगा। मान लेते हैं किसी बॉडी का टेम्परेचर दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस। इसका वैल्यू केल्विन में क्या होगा, इससे हमें फाइंड करने के लिए जो गिवन वैल्यू है यानी 10 के साथ हमें ऐड करना होगा 273 और इस प्रकार हमें केल्विन स्केल का वैल्यू फाइंड हो जाएगा और इसका वैल्यू होगा 283 केल्विन, यानी 10 डिग्री सेल्सियस इक्विवेलेंट होगा 283 केल्विन का। इसी प्रकार टू चेंज ए टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल to Celsius scale, we have to subtract 273 from the given temperature. अगर टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन स्केल में दिया हुआ हो और इससे हमें सेल्सियस स्केल में फाइंड करना हो तो हमें क्या करना होगा, गिवन वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करना होगा 273। हम कंसीडर करते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर दिया गया है 500 केल्विन। इस टेम्परेचर का वैल्यू सेल्सियस स्केल में क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए गिवन वैल्यू के साथ हमें 273 सब्ट्रैक्ट करना होगा और इस प्रकार इसका वैल्यू होगा 227 डिग्री सेल्सियस, यानी 500 केल्विन इक्विवेलेंट होगा 227 डिग्री सेल्सियस का। तो हमने क्या सीखा कि अगर सॉलिड स्टेट को हीट दिया जाएगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा और अगर लिक्विड स्टेट को ठंडा किया जाएगा तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। इसी प्रकार अगर लिक्विड स्टेट को हीट दिया जाएगा तो ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा और गैसियस स्टेट को अगर कूल किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि स्टेट कन्वर्जन में टेम्परेचर का क्या रोल होता है। अब हमारे लिए अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मैटर के स्टेट कन्वर्जन में प्रेशर का क्या रोल है, आइए समझते हैं। द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। कोई भी मैटर का स्टेट क्या होगा, वह सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसियस स्टेट होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंसेस कितनी हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंसेस बहुत ही कम होती हैं, लिक्विड में डिस्टेंसेस कुछ अधिक होती हैं और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंसेस सबसे अधिक होती है। When we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder, then the particles come closer. अगर हम किसी दिए हुए गैस को एक सिलेंडर में लें और उसे कंप्रेस करें बाय अप्लाइंग प्रेशर तो क्या होगा कि इसकी वॉल्यूम कम होती जाएगी और इसके पार्टिकल्स जो हैं ये एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। इसे इस फिगर के मदद से समझा जा सकता है। हम किसी गैस के दिए गए क्वांटिटी को एक सिलेंडर में लेकर पिस्टन के द्वारा इससे हम कंप्रेस करेंगे
पहले हम क्या देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंसेस बहुत अधिक हैं, लेकिन जैसे जैसे इससे हम कंप्रेस करते जाएंगे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे। जब इससे हम हाईली कंप्रेस्ड कर देंगे तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंसेस कम होते जाएंगे। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर हम किसी दिए हुए गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रेशर बढ़ाना होगा और टेम्परेचर घटाना होगा। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर घटाएंगे तो किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इससे हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट and decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। अगर आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को लें और इससे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर छोड़ दें तो ये क्या करेगा? ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है क्योंकि ये देखने में आइस के जैसा होता है लेकिन ये पिघलता नहीं है। यानी ये जो सॉलिड स्टेट होता है ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। इसीलिए सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है। Pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas। कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में होगा ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर ही डिटरमाइन करता है कि कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में होगा, क्या वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैसियस स्टेट में होगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है, लेकिन जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसे सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। इसी प्रकार जब लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसे वेपोराइजेशन कहा जाता है और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। इसी प्रकार जब सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसे सब्लिमेशन कहा जाता है और जब गैस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसे डिपोजिशन कहा जाता है। अब आइए जानते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल प्रेशर का SI यूनिट होता है, इसे PA द्वारा इंडिकेट किया जाता है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमोस्फियर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। अर्थ में एटमोस्फियर पाया जाता है और एयर की प्रेजेंस के कारण जो प्रेशर हम फील करते हैं इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो यह एयर प्रेशर होता है यह हाइट पर डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू भी कम होता जाता है। इसीलिए सी लेवल को एक स्टैंडर्ड माना गया है। सी लेवल पर जो एयर प्रेशर होता है उसे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कहा जाता है, जिसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब हमारे लिए अगला टॉपिक होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है इसे समझते हैं। As we know that when the temperature of a liquid reaches to its boiling point, it starts boiling and changes into vapors। जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इसकी टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचती है तो ये बॉयल होना शुरू करती है और वेपर्स में कन्वर्ट होने लगती है। अब सवाल ये है कि कैन ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या यह संभव हो सकता है कि कोई भी लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसका टेम्परेचर हो और वे वेपर में कन्वर्ट होने लगे? क्या यह संभव है?
तो इसका सही जवाब होगा हाँ, यह संभव है कि कोई भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो तब भी ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर जो इससे नीचे है, हम सपोज करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई वाटर है और इसकी टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, इस सिचुएशन में भी ये लिक्विड धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचती हैं तो ये बॉयल होना शुरू करती हैं, लेकिन वेपर में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी संभव हो सकती है। This phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। यानी evaporation क्या है? evaporation एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगती है इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर। जैसे हम वाटर की अगर बात करें तो अगर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर में, तो इस सिचुएशन को हम इवेपोरेशन कहेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है? It has been observed that the rate of evaporation increases with, ऐसा देखा गया है कि इवेपोरेशन का रेट किसी खास फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और ये इंक्रीज होता है विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर किसी लिक्विड की सरफेस एरिया अधिक होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अधिक होगी। हम कल्पना करते हैं कि अगर किसी कप में हम वाटर को रखें और वाटर का टेम्परेचर अगर हम सपोज करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस है, और एक बार हम ऐसा सपोज करते हैं कि वाटर को रखा गया है एक प्लेट के ऊपर। चूंकि कप में वाटर का सरफेस एरिया कम है और प्लेट में वाटर का सरफेस एरिया अधिक है, तो जब सरफेस एरिया अधिक होगा और टेम्परेचर सेम रहेगा, ऐसी स्थिति में जब सरफेस एरिया अधिक होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी अधिक होगा। यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इसी प्रकार रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर लिक्विड का टेम्परेचर अधिक होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी अधिक होगा। हम बात करते हैं वाटर की। वाटर का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वह 80 डिग्री में अधिक होगा, लेकिन 70 डिग्री में कम होगा, 60 डिग्री में और कम होगा। यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसी प्रकार रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। अगर हमारे सराउंडिंग्स में विंड की स्पीड अधिक होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी अधिक होगी, और अगर विंड की स्पीड कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगी। इसी प्रकार रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी अधिक होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर ह्यूमिडिटी अधिक होगी तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन का रेट अधिक होगा। इसी प्रकार कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। इवेपोरेशन से रिलेटेड इस क्वेश्चन पर अब हम डिस्कशन करेंगे। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कैसे शो करता है? जब भी इवेपोरेशन होता है तो ये सराउंडिंग को कूल करता है। ये कैसे करता है ये हमें जानना है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। जब कोई लिक्विड किसी ओपन वेसल पर होता है तो लिक्विड का आउटर सरफेस हमेशा इवेपोरेट होता है। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation। पार्टिकल्स जो होता है लिक्विड के, ये अपने सराउंडिंग से एनर्जी को रिगेन करता है और यह एनर्जी इवेपोरेटिंग प्रोसेस में लॉस होते रहता है। दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। जब ये इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है तो ये सराउंडिंग से हीट को ऑब्जर्व करती है
और ये हीट एनर्जी का लॉस होता है, जिससे क्या होता है, ये सराउंडिंग कोल्ड होने लगता है। When we pour some acetone, that is nail polish remover, on our palm, the particles gain energy from our palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. आपने ये अनुभव किया होगा कि जब हम अपने हाथों पर एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ पर डालते हैं तो ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है, यानी हमें ठंडा अनुभव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एसीटोन का जो पार्टिकल्स होता है ये हमारे पाम से यानी हमारे हाथ से और सराउंडिंग से हीट को ऑब्जर्व करता है और ये इवेपोरेट होता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट होता है। इसी प्रकार हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ड्यूरिंग समर we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. गर्मियों में क्या होता है कि हमारे शरीर की मैकेनिज्म ऐसे हैं कि हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए हमें बहुत अधिक पसीना आता है। During evaporation, the liquid particles gain energy from the surroundings and body surface and change into vapor and causes cooling. अब इसमें क्या होता है कि इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन के प्रोसेस में लिक्विड पार्टिकल्स हमारे बॉडी से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, हमारे सराउंडिंग से भी ऑब्जर्व करता है और ये इवेपोरेट होता है और वेपर्स बनाता है। कॉटन इज ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। कॉटन की ये खासियत होती है कि ये वाटर को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए ये क्या करता है कि पसीना को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है और इससे इजीली इवेपोरेट होने देता है एटमॉस्फेयर में। अब अगला क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? अगर किसी ग्लास में आइस या फिर कोल्ड वाटर हो तो इस ग्लास के आउटर सरफेस में हम वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं। ऐसा क्यों, ये हमें समझना है। The water vapors present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state, which we see as water droplets. एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होता है और ये वाटर वेपर्स जब कोल्ड ग्लास के सरफेस से के कांटेक्ट में आता है तो ये एनर्जी लूज करता है और ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है और इसी लिक्विड स्टेट को हम एज ए वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।